Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study significance of secondary growth. Second lesson of chapter number 16, significance of secondary growth. चलें शुरू करते हैं. Stem and root often begin to thicken after their apical meristem has produced embryonic or primary tissues. Apical meristem. मेरिस्टम क्या है? सबसे पहले सेल्स विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, वो सेल्स जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है उन्हें मेरिस्टम्स बोलते हैं. एंड एपिकल मेरिस्टम्स आर द मेरिस्टम विच आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट और शूट. वो मेरिस्टम जो रूट और शूट की टिप पे ऊपर मौजूद हूँ. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये टिप के ऊपर जो सेल्स हैं ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. इनकी डिवीजन से प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बनते हैं. प्राइमरी टिश्यूज वो होते हैं जो फ्रॉम द बिगनिंग प्लांट्स में मौजूद होंगे, जो फ्रॉम द बर्थ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं. इनको एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं. तो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज या प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पित्त, ये सब प्राइमरी टिश्यूज हैं और ये एपिकल मेरिस्टम से बनते हैं. तो जब ये प्राइमरी टिश्यूज बन जाते हैं, इसके बाद रूट और स्टेम की थिकनेस में इजाफा होता है, मोटाई में इजाफा होता है. इसलिए उसने पहली बात ही ये लिखी है, स्टेम एंड रूट ऑफन बिगन टू थिकन. स्टेम और रूट मोटे होना शुरू होते हैं आफ्टर देयर एपिकल मेरिस्टम हैज प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यूज. जब उनके एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बना देते हैं तो उनकी मोटाई में इजाफा होना शुरू होता है. तो याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टम से प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बनते हैं. इससे प्लांट की लेंथ में, साइज में इजाफा होता है. जबकि लेटल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेटल साइड ऑफ द रूट एंड शूट, रूट और शूट की लेटल साइड पे, साइडों में मौजूद होते हैं लेटल मेरिस्टम. इनसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन थिकनेस होती है. इसके बाद हमें ये बताया गया व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ. डेफिनेशन क्या है? एन इंक्रीज इन द प्लांट गिट ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. इंक्रीज इन प्लांट गिट, प्लांट की मोटाई में, डायामीटर में, थिकनेस में इजाफे को कहते हैं. इंक्रीज इन लेंथ प्राइमरी ग्रोथ होती है, जबकि इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन डायामीटर, मोटाई में इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम ये लेटरल मेरिस्टम्स हैं. मेरिस्टम्स की टाइप्स है लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों लेटरल मेरिस्टम्स हैं. इनकी एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है. एन इंक्रीज इन प्लांट गिट ड्यू टू vascular cambium and core cambium, this is called secondary growth. The result of secondary growth is most evident in the woody perennial plants like trees, shrubs and vines. Secondary growth is most evident. सेकेंडरी ग्रोथ हम ज़्यादा वाज़े देखते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ के वाज़े सबूत हमें मिलते हैं वुडी पेरिनियल में. वुडी जिनका स्टेम हार्ड होता है, वुड होती है जिसमें, पेरिनियल जो 2 से ज़्यादा सीजन जिंदा रहते हैं, जिसमें ट्रीज भी शामिल हो सकते हैं, श्रब्स भी हैं, वाइन्स भी हैं. तो सेकेंडरी ग्रोथ इज
The result of secondary growth is most evident in woody perennial plants like trees, shrubs and vines. यानी हम सेकेंडरी ग्रोथ को ज्यादा वाज़ेह तौर पर वुडी प्लांट्स में, वुडी और पेरिनियल प्लांट्स में देख सकते हैं। मैंने बताया कि पेरिनियल वो होते हैं जो 2 से ज्यादा सीजन या साल जिंदा रहे। ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स इसमें आते हैं। Secondary growth occurs due to the cell division in vascular cambium and cord cambium. सेकेंडरी ग्रोथ की वजह, प्लांट्स में ग्रोथ की वजह मेरिस्टम्स होते हैं, और प्राइमरी ग्रोथ जैसे पहले बता चुका हूं कि प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है जो रूट और शूट की टिप पे मौजूद है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है यानी इंक्रीज इन थिकनेस, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है, और ये 2 किस्म के लेटरल मेरिस्टम्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम, जिनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू सेल डिवीजन इन वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। देखते हैं आगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है यंग डाइकॉट स्टेम का। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये डाइकॉट स्टेम में होती है। मैंने एक दिन पहले भी आपको इसके बारे में बताया था। ये आउटर लेयर ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसको एपिडर्मस बोलते हैं। एपिडर्मस के नीचे 3 to 4 लेयर सेल्स की होती हैं, पैरेन्काइमा सेल की, जो कॉर्टेक्स कहलाती हैं। और फिर कॉर्टेक्स के नीचे ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है इसको एंडोडर्मस कहते हैं। एंडोडर्मस के अंदर ये वस्कुलर बंडल्स हैं जो एक रिंग की शक्ल में अरेंज है। ये सारे वस्कुलर बंडल्स हैं और सेंटर में पित्त। 2 वस्कुलर बंडल्स के दरमियान ये वाला हिस्सा जो है ये मेडुलरी रेज कहलाता है। ये भी मेडुलरी रेज हैं, ये भी मेडुलरी रेज हैं, ये भी मेडुलरी रेज है पैरेन्काइमा सेल में। अब हम देखते हैं जो एक्चुअली उसने हमें बताया कि वस्कुलर कैम्बियम कहां पर मौजूद है। यहां से हम एक वस्कुलर बंडल्स को बाहर निकाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये टुवर्ड द इनर साइड, टुवर्ड द सेंटर, यानी वस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज जाइलम, जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये वाला हाई पार्ट पे जो दिखाया है। देन बाहर की तरफ ये येलो हिस्सा जो है ये फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में ये 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, दिस इज वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम is a group of meristematic cells present between primary xylem and primary phloem. Primary xylem और primary phloem के दरमियान जो meristematic cell का सिलेंडर है, this is called vascular cambium. सेकेंडरी ग्रोथ इनकी वजह से होती है, वस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। तो हमें उसने बताया ये है, मैंने आपको ये बताया, दिखाने की कोशिश ये की है कि वेयर इज वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। वस्कुलर कैम्बियम है क्या? वस्कुलर कैम्बियम इज अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सिलेंडर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल की पट्टी है, मेरिस्टेमेटिक सेल का सिलेंडर है जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान मौजूद है। यही बात बताई गई है। व्हाट इज वस्कुलर कैम्बियम? सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, तेजी से डिवाइड करने वाले सेल्स हैं बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू बन जाते हैं तो उसके बाद प्लांट की रूट और स्टेम में मोटाई में इजाफा होता है। प्लांट की स्टेम और रूट में इस मोटाई में इजाफे को, थिकनेस में इंक्रीज को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो 2 किस्म के लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरे कॉर्ड कैम्बियम।
वस्कुलर कैम्बियम जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान मौजूद है। देन इस डायग्राम पे आप गौर कीजिएगा जरा। ये फर्स्ट ईयर जो है प्लांट की लाइफ का पहला साल है। सारे टिश्यूज दिखाए गए हैं। बाहर वाली लाइन ये सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और फिर ये रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स है। रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल, इसमें ये पिंक कलर में दिस इज प्राइमरी जाइलम जो टुवर्ड द इनर साइड, टुवर्ड द पिथ, सेंटर की तरफ ये पिथ, ये प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और बाहर की तरफ ये वाला जो फिरोजी कलर का हिस्सा है ये प्राइमरी फ्लोएम है। और बीच में, दोनों के बीच में, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान ये जो ब्लैक लाइन शो की गई है ये वस्कुलर कैम्बियम होती है। ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है प्लांट का। प्लांट का जो स्टेम है वो अपनी जिंदगी के पहले साल में उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं वो इस तरह से मौजूद होते हैं। अब ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, बीच में वस्कुलर कैम्बियम। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होनी है, थिकनेस में इजाफा होना है, तो याद रखिएगा यहां पर जो वस्कुलर बंडल के दरमियान जो टिश्यू था, इस जगह पर जो सेल्स थे, इनको हमने क्या कहा था? मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो मेडुलरी रेज के सेल्स में भी डिवीजन की एबिलिटी पैदा हो जाती है। यहां पर दो वस्कुलर बंडल के दरमियान जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं मेडुलरी रेज के, इनमें भी सेल डिवीजन की एबिलिटी पैदा हो जाती है। तो पहले तो सेल डिवीजन की एबिलिटी रखने वाले सेल वेस्कुलर कैम्बियम में थे। ये हिस्सा वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेडुलरी रेज थे। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो मेडुलरी रेज के सेल में भी डिवीजन की एबिलिटी पैदा हो जाती है। यूं जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका एक रिंग कंप्लीट हो जाता है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम सिर्फ वेस्कुलर बंडल के अंदर थी, अब कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के दरमियान में भी आ गई। इसका खास नाम होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो पहले वाली थी, ये वाली जिसको वेस्कुलर कैम्बियम लिखा, ये फेसिकुलर कैम्बियम है। अब जो नई बनी इस जगह पर इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, लेकिन हमने नाम याद रखना नहीं है, हमारे सिलेबस में ये बात है नहीं। एफएससी सेकंड ईयर में हमने ये पढ़ा है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो मेडुलरी रेज के सेल्स में भी डिवीजन की एबिलिटी पैदा हो जाती है। जो सिलेंडर ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट हो जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम का एक रिंग जो है वो मुकम्मल हो जाता है ऑल अराउंड। अब वेस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर की तरफ नए सेल्स, टिश्यूज बनाती है। वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन शुरू होती है ना, तो वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन की वजह से इसके अंदर की तरफ यानी टुवर्ड द पिथ नए टिश्यूज बनते हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। ये जो रेड कलर में सर्कल दिखाया गया है ये सेकेंडरी जाइलम है, वेस्कुलर कैम्बियम से बना। और वेस्कुलर कैम्बियम अपने बाहर की तरफ नए टिश्यू बनाती है। जो बाहर की तरफ नए टिश्यूज बनाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो पहले तो जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हुई है तो वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट हुई है। पहले इनकम्प्लीट थी, सिर्फ वेस्कुलर बंडल के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम थी। फिर जब ग्रोथ शुरू हुई, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हुई, तो मेडुलरी रेज के सेल भी मेरिस्टेमेटिक हो गए और वो भी वेस्कुलर कैम्बियम का हिस्सा बन गए। फिर वेस्कुलर कैम्बियम ने अपने अंदर की तरफ नए सेल बनाए। जो अंदर की तरफ नए सेल बनते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ नए सेल बनते हैं जो कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो नए टिश्यूज बनते हैं अंदर और बाहर, टुवर्ड द इनसाइड और टुवर्ड द आउटसाइड, जो नए टिश्यू बनते हैं, इससे प्लांट की डायमीटर में, प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है।
due to the formation of these new tissues. अब देखिएगा बुक वाला लिखता है vascular cambium give rise to two new tissues, secondary xylem which is produced to the inner surface of the vascular cambium. जो vascular cambium के अंदर की तरफ नए टिश्यूज बनते हैं उनको कहते हैं secondary xylem, और secondary phloem on the outer surface of the vascular cambium. जैसे मैंने बताया कि जब रिंग कंप्लीट हो जाता है vascular cambium का, इस चीज का जिक्र हमारी बुक वाले ने नहीं किया, रिंग कंप्लीट होने के बाद vascular cambium अपने अंदर की तरफ vascular cambium produces two types of tissues. Number one, secondary xylem, which are produced toward the inner surface of the vascular cambium. Vascular cambium अपने अंदर की तरफ नए टिश्यूज बनाती जिसको secondary xylem कहते हैं, और at the same time vascular cambium also produce new tissues toward the outside, इसको कहते हैं secondary phloem. And due to the formation of these two types of tissues, secondary xylem and secondary phloem, diameter of the stem increases. Secondary xylem causes most of the increase in the stem thickness. स्टेम की मोटाई में जो ज्यादातर इजाफा होता है वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है. ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टेम था जिसमें मैंने एक सर्कल दिखाया है सेकेंडरी जाइलम का और एक सर्कल दिखाया है सेकेंडरी फ्लोएम का. इस तरह से वस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती जाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती जाती है. लेकिन अंदर की तरफ सेल ज्यादा बनते हैं. वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस मोर सेल्स टुवर्ड द इनर साइड एज कंपेयर टू आउटसाइड. यानी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनती है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनती है. इसलिए स्टेम की इंक्रीज में जो ज्यादा इजाफा होता है, स्टेम की थिकनेस में जो ज्यादा इजाफा होता है, स्टेम की थिकनेस में जो इंक्रीज आता है वो ज्यादातर सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है. मोस्ट ऑफ द स्टेम थिकनेस occurs due to the formation of the vascular due to the formation of secondary xylem. उसकी वजह यह है कि vascular cambium produces more cell toward the inside as compared to outside. vascular cambium अंदर की तरफ सेल ज्यादा बनाती है, secondary xylem ज्यादा बनाती है, secondary phloem कम बनाती है. यूं year after year vascular cambium अपने अंदर की तरफ secondary xylem बनाती जाती है और बाहर की तरफ secondary phloem बनाती जाती है. ये सबसे अंदर वाला रिंग जो है, ये वाला सेकेंडरी जाइलम का, ये पहले साल बना, ये उससे अगले वाला दूसरे साल बना, और तीसरा जो बनेगा इसके इस तरफ को बनेगा. हमने ये पढ़ा सेकेंडरी जाइलम causes most of the increase in stem thickness over the year. A woody stem gets thicker and thicker as its vascular cambium produce layer upon layer of the secondary xylem. यूं यूं वक्त गुजरता जाता है, स्टेम की थिकनेस में इजाफा हो जाता है. वुडी जो स्टेम होते हैं दे बिकम थिकर एंड थिकर क्योंकि उनकी वेस्कुलर कैम्बियम लेयर अपॉन लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनाती जाती. वो जो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स हैं दे आर विजिबल एज रिंग. वो रिंग की शक्ल में नजर आते हैं क्योंकि वन ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड इन वन ईयर. एक रिंग एक साल में बनता है, इसलिए दे आर कॉल्ड एनुअल रिंग. और इन एनुअल रिंग को गिनकर काउंट करके हम ट्री की एज मालूम करते हैं. अ काउंट ऑफ द रिंग एट द बेस ऑफ द ट्रंक, अ काउंट ऑफ द रिंग एट द बेस ऑफ द ट्रंक इंडिकेट द एज ऑफ द ट्री एट द टाइम इट वाज कट. जब उसको काट कर उसके रिंग गिने गए, जिस वक्त काटा था, रिंग की तादाद उसकी एज को जाहिर करती है. अभी तक हमने ये पढ़ा इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट रूट एंड स्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ अकर्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम.
और vascular cambium is a cylinder of actively dividing cell present between primary xylem and primary phloem. और vascular cambium produces two types of tissues, secondary xylem and secondary phloem. Secondary xylem are produced toward the inner surface of the vascular cambium, जबकि secondary phloem is produced on the outer surface of the vascular cambium. The secondary xylem causes most of the increase in stem thickness. Over the year, the woody stem gets thicker and thicker as its vascular cambium produces layer upon layer of secondary xylem. Secondary xylem की वजह से ज्यादातर स्टेम में इंक्रीज आता है. उसकी वजह यह है कि vascular cambium जो है वो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स अपॉन लेयर बनाती रहती है, और ये लेयर जो है सेकेंडरी जाइलम की वो एक रिंग की शक्ल में नजर आती हैं जिनको एनुअल रिंग कहते हैं, और एनुअल रिंग को काउंट करके एक ट्री की एज मालूम की जाती है. इसके बाद हार्ट एंड सैपवुड का कॉन्सेप्ट है. आप देखिएगा ये स्टेम को काट के दिखाया गया है. ये रिंग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रिंग जो हैं ये सेकेंडरी जाइलम के हैं. जो पहला रिंग था वो पहले साल बना, फिर बाहर की तरफ रिंग बनते गए और स्टेम जो है वो थिक से थिक होता गया. यूं वक्त गुजरता जाता है. याद रखें वुड क्या है, सेकेंडरी जाइलम है. बॉटनी की जबान में, बायोलॉजी की जबान में सेकेंडरी जाइलम इज वुड, और सेकेंडरी जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. इस जाइलम के जरिए वाटर की ट्रांसपोर्ट होनी. लेकिन यूं वक्त गुजरता जाता है, जो सेंटर वाली वुड होती है, जो सेंटर वाली सेकेंडरी जाइलम होती है, उसमें से ट्रांसपोर्ट नहीं होती. उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जमा होते रहते हैं, और वो अंदर वाली जो वुड होती है वो ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ देती है. वो पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. इस वुड को, जो सेंटर वाली वुड है, जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव से मराद उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, इसको हार्ट वुड कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, हार्ट वुड. नॉन कंडक्टिंग, इनर, ओल्डर, नॉन कंडक्टिंग. Inner, older and non-conducting ring of the secondary xylem constitute the heartwood. जबकि जो बाहर वाले रिंग होते हैं, यंगर रिंग हैं, जो आउटर यंगर रिंग हैं, उनके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की. इसको सैपवुड कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट एंड सैपवुड. बुक वाला इस तरह से लिखता है, in most trees the conduction of water and dissolved substances by the secondary xylem become limited to the outer or younger portion of the secondary xylem. ज्यादातर ट्रीज में वाटर की ट्रांसपोर्ट जो सेकेंडरी जाइलम के जरिए होनी है, वो सिर्फ बाहर वाले जो यंग सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन होता है उस तक महदूद हो जाती है. As the trees grow older, only few annual rings are active in conduction at one time. यूं प्लांट जो है वो बूढ़ा होता जाता है, सिर्फ चंद एक बाहर वाले जो एनुअल रिंग होते हैं वही वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. This active portion of the wood is called sapwood. याद रखना है, the portion of the wood which is active in transport of water is called sapwood. ये outer young portion होता है. बाहर वाला जो बाद में बनी वुड है, सेकेंडरी जाइलम है, वो वाला पोर्शन सैपवुड कहलाता है. जबकि इनर इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड, जो अंदर वाली इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड है, ये इनएक्टिव से मराद ये है कि उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही. अक्सर स्टूडेंट जो है वो लिविंग और डेड लिख देते हैं, को जो इनर डेड है और आउटर वुड जो है वो होती डेड है, वो नॉन लिविंग है.
ये इनएक्टिव से मराद यहाँ नॉन लिविंग नहीं है, इनएक्टिव से मराद ये है कि यहाँ इससे ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड? इनर older non-conducting part of the wood which is no longer involved in the transport of water is called heartwood, while the outer younger and conducting part of the wood is called sapwood. Inner inactive non-conducting wood is called heartwood, whereas outer, younger and conducting part of the wood is called sapwood. ये जो तीन लफ्ज हैं वो सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, आउटर, यंगर, कंडक्टिंग, सैपवुड, और इनर, ओल्डर, नॉन कंडक्टिंग इज हार्डवुड। इन मोस्ट स्पीशीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हार्डवुड होती है, जो अंदर वाली जाइलम होती है, उसमें वैरायटी ऑफ केमिकल्स, रेजन्स, ऑयल्स, गम्स, टेनन वगैरह जमा हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जमा हो जाते हैं, उसका फायदा होता है। एज ए रिजल्ट हार्डवुड बिकम रेजिस्टेंट टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक। जो अंदर वाली हार्डवुड है उसका डिके जितनी जल्दी नहीं होता, उसके ऊपर इंसेक्ट्स इतनी जल्दी अटैक नहीं कर सकते। जैसा कि उसने कहा कि रेड सीडर, कॉनिफर वगैरह की जो इनर वुड होती है वो इसलिए ज्यादा पायदार समझी जाती है कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल स्टोर होते हैं। इसीलिए फर्नीचर बनाने वाले भी, या अमूमी तौर पर हम लोग जो ब्लैक वुड होती है, वो जो काली लकड़ी होती है, उसको पसंद किया जाता है। ये वेस्पुलर कैम्बियम का ये एक रोल था, वेस्पुलर कैम्बियम का ये एक रोल था जब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन थिकनेस हो रही है। Another role of secondary vascular cambium is the formation of callus. Formation of callus, another function of the cambium. What is callus? Undifferentiated mass of parenchyma cell. Parenchyma cell का mass है, undifferentiated mass of parenchyma cell. अक्सर जब किसी प्लांट, वुडी प्लांट के ऊपर इंजरी आती है, उसका कोई स्टेम ब्रेक हो जाता है, उस पे ऊपर कोई जख्म हो जाता है, तो उस जख्म को बढ़ती जाता है। उस जख्म आप देख सकते हैं, ये एक स्टेम है, उसकी यहां से एक शाख कट गई, इसके ऊपर इंजरी हो गई, लेकिन ये इंजरी जो है, ये वाउंड जो है, इसकी हीलिंग हो रही है, ये जख्म बढ़ रहा है। ये सॉफ्ट, ये पैरेन्काइमा सेल्स यहां बन रहे हैं, वे किसने बनाए हैं? वेस्पुलर कैम्बियम ने बनाए हैं। ये जो सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल वाउंड एरिया पे बन रहा है, इसको कैलस कहते हैं। कैम्बियम फॉर्म्स कैलस और वुड टिश्यू ऑन और ओवर द वाउंड। जख्म के ऊपर वुड टिश्यू बनाती है, कैम्बियम कैलस बनाती है, और callus is a soft parenchymatous tissue rapidly formed on or below the damaged surface the stem and root. रूट की डैमेज सरफेस के ऊपर, स्टेम की डैमेज सरफेस पे जो वाउंड वाला एरिया है, वहां सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल बन जाते हैं ताकि उस वाउंड को हील किया जा सके, उस जख्म को हील कर दिया जा सके, उस जख्म को भर दिया जाए। वो जो सॉफ्ट parenchyma tissue है उसको callus बोलते हैं। This is an other role of vascular cambium. Apart from producing secondary xylem and secondary phloem, apart from helping in secondary growth, vascular cambium also forms callus at the on or over the surface of the damaged surface of the stem and the root, over the wound. Or what is callus? Mass of parenchyma cells.
इस कैलस का एक तो फंक्शन ये है कि वो उस वाउंड को हील कर देती है, उस जख्म को भर देती है, डैमेज एरिया को कवर कर देती है। दिस कैलस आल्सो यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के दौरान भी कैलस का इस्तेमाल है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड रूटेड स्टेम के ऊपर, वेल एस्टेब्लिश्ड रूटेड स्टेम है, उसके ऊपर एक और प्लांट की ब्रांच लगा दी गई, ग्राफ्ट कर दी गई। जो ब्रांच लगाई जाती है उसको सियोन बोलते हैं, SCION, ये सियोन है। और जिस प्लांट के ऊपर लगाई जाती है उसको स्टॉक बोलते हैं। जिस प्लांट के ऊपर लगाई जाती है उसको स्टॉक बोलते हैं। ये स्टॉक है, रूटेड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लांट, और उसके ऊपर एक और प्लांट की उसी वैरायटी की या उससे मिलती जुलती वैरायटी की एक ब्रांच लगाई गई, इसको सियोन बोलते हैं। इस सियोन को स्टॉक के ऊपर ज्वाइन करवाने का काम, जोड़ने का काम जो है वो कैलस करवाती है। इसलिए उसने लिखा है कैलस आल्सो ज्वाइन ब्रांचेस विद द स्टॉक ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग। तो जो कैलस फॉर्मेशन है ये वस्कुलर कैम्बियम की जिम्मेदारी है। और कैलस फॉर्मेशन, कैलस के दो रोल्स हैं, एक तो ये हीलिंग ऑफ वाउंड्स इन द प्लांट्स और दूसरा ज्वाइनिंग ऑफ ब्रांचेस ड्यूरिंग द ग्राफ्टिंग। ये बात लिखी है, कैम्बियम फॉर्म्स कैलस ऑन ओवर द वाउंड सरफेस, और कैलस इज अ सॉफ्ट mass of parenchyma cells, और कैलस also unite branches during budding and grafting. कॉर्क कैम्बियम, हमने ये बोला था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी वजह वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। हमारी बुक वाले ने वेस्कुलर कैम्बियम का तो जिक्र किया लेकिन कॉर्क कैम्बियम का जिक्र नहीं किया। अब कॉर्क कैम्बियम क्या बला है? These are the meristematic cells which are derived from the secondary phloem. जो सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है उससे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल ओरिजिनेट करते हैं। वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल सेकेंडरी फ्लोएम से बनते हैं उन्हें कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनती है, विच इज अ पार्ट ऑफ बार्क, छाल बनती है, और वो जो बार्क होती है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट में। तो व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम। और इसका रोल क्या है? वो कॉर्क बार्क बनाती है, और कॉर्क जो है, बार्क जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू है। मुख्तलिफ जो ट्रीज होते हैं, मुख्तलिफ प्लांट स्पीशीज हैं, उनकी जो वुड की क्वालिटी वो डिफरेंट होती है। द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज डिफर ग्रेटली इन देयर सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक यूजेस। मुख्तलिफ कामों के इस्तेमाल में मुख्तलिफ ट्रीज की वुड मुख्तलिफ होती है। डेंसिटी, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस, compression, strength and texture determine the quality and commercial use. किसी भी वुड की क्वालिटी का इन्हिसार उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे है, डेंसिटी पे है, हार्डनेस पे है, फ्लेक्सिबिलिटी पे है, शॉक रेजिस्टेंस है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, टेक्सचर है। ये क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं और फिर क्वालिटी के हिसाब से उसके कमर्शियल यूजेस हैं। कमर्शियल कॉर्क जो बॉटल स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल होता है, बॉटल का ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल होता है आमतौर पर लैब में, इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, क्यूरकस स्यूबर। क्यूरकस स्यूबर एक ट्री है, प्लांट है, उसकी बार्क से कॉर्क बनता है। उसकी बार्क में एक टिश्यू है, कॉर्क टिश्यू। उस कॉर्क टिश्यू से वो बॉटल स्टॉपर बनाते हैं, इसलिए उसको कॉर्क बोला जाता है। ये वुडी स्टेम दिखाया, सबसे बाहर ये बार्क है, कॉर्क जिसको लिखा गया है। असल में बार्क के अंदर कुछ दूसरे टिश्यू भी होते हैं, उनमें से एक कॉर्क है। ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये वाला हिस्सा जो है ये
वस्कुलर कैम्बियम है वो अपने अंदर की तरफ स्कैंडिजाइलम सारी बना रहा है, ये बाहर वाली सैपवुड, ये अंदर वाली हार्टवुड। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो सबसे अंदर हार्टवुड होगा, फिर सैपवुड, फिर वस्कुलर कैम्बियम, फिर स्कैंडिफ्लोएम और फिर बार्क। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनेगी। और बाहर से अंदर की तरफ चले जाएं प्लांट के अंदर तो कॉर्क, फ्लोएम, वस्कुलर कैम्बियम, सैपवुड और हार्टवुड। ये हमें अरेंजमेंट का ऑर्डर का पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।